गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे। कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म कर देंगे, वॉइस क्लियर है? सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। एक बार कंफर्म करके बता देंगे वॉइस क्लियर है? ठीक है भाई, चलिए। क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता? अच्छा, बहुत बढ़िया, ये पॉइंट आपने बताया। मैं इसके बारे में आगे टीम को फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं ये मैसेज। ठीक है, क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये बढ़िया बताया आपने, ताकि जब मैं लाइव आऊँ एप्लीकेशन पे तो बच्चों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एडवर्ब। ठीक है, वॉइस क्लियर है? एक बार सब बता देंगे। चलो, ऑल क्लियर लिख रहे हैं। ठीक है ठीक है, चलो। टॉपिक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एडवर्ब। देखो, आप जानते हो, ठीक है, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको एडवर्ब। एडवर्ब के अंदर आप जानते हो कि मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत ही वेल मैनर में मैंने आपको सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ाई है। सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाया था, ठीक है, क्लास वन के अंदर। क्लास वन के अंदर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था फिजिकली, तो इस चक्कर में मैंने वो क्लास को कम किया था, और वहां पर लेकिन फिर भी मैंने बेसिक चीज मैंने आपको समझा दी थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्लास के अंदर भी मैंने आपको डेफिनेशन बताया था। ठीक है, पूरा मैंने डिफाइन किया था कि एडवर्ब क्या होता है, समझाया था। यस और नो? एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब को हम कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि पहचानना जरूरी है। अगर मैं आपको सिर्फ रटवा दूं कि ये एडवर्ब है तो उससे काम नहीं बनने वाला। ठीक है, पहचानना जरूरी है। जैसे मान लो एक सेंटेंस लिखा है, तो उसको पढ़कर पहचानना जरूरी है कि यहाँ पर एडवर्ब आना चाहिए या एडजेक्टिव आना चाहिए, क्या आना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आपको पता होना चाहिए ना कि कोई शब्द लिखा है तो वो नाउन है, वो नाउन की तरह वर्क कर रहा है, या वो एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, या वो एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। जब तक आपको ये बेसिक चीजें नहीं पता होंगी तब तक आप कितना भी माथा फोड़ लो अपना दीवार में, लेकिन इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं आपकी इंग्लिश को अच्छा करवा सकूं, एग्जाम में आपका सिलेक्शन करा सकूं। ठीक है, मैं भी अगर चाहूं तो मैं कोर्स को छोटा करने के लिए, मैं कोर्स को जल्दी जल्दी कराने के लिए आपको सिर्फ वो चीजें बता दूंगा जिससे आप खुश हो जाओगे कि हाँ यार, ये तो सर ने बढ़िया बता दिया, मजा आ गया शॉर्ट शॉर्ट में। लेकिन वो आपको क्लास में तो समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं समझाऊंगा, लेकिन जब आप उसको बाद में करने बैठोगे तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा वो। आप कहोगे यार हमने तो पढ़ा था क्लास के अंदर एडवर्ब, लेकिन जब एग्जाम में करने बैठे तो हुआ ही नहीं हमसे, क्यों नहीं हुआ? तो ये दिक्कत है। इसीलिए मैं चीज़ों को थोड़ा सा स्लो लेके चल रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैं स्लो लेके चलता हूँ, आपको पता है, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि चीज़ें आपके पकड़ में आती हैं। अब आप जो क्लास देख रहे हैं, जो लाइव क्लास देखते हैं, एक बार आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग जो क्लासेस देख रहे हो, अभी तक जो एडवर्ब की 4 क्लास हुई है, क्या 4 क्लास में कुछ भी ऐसा या कोई भी ऐसी क्लास है जो आपको समझ में नहीं आई है, या 4 क्लास आपको पूरी की पूरी समझ में आई है? एक बार जल्दी से अपना फीडबैक मुझे दे दीजिए, फिर मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। फीडबैक बहुत जरूरी है आप लोगों का मेरे लिए ना, मुझे पता लग सके कि आप लोगों को अब तक की चीजें समझ में आई कि नहीं आई। क्योंकि अब तक मैं 2 चीजें पढ़ा चुका हूँ, डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, और दूसरा मैंने क्या पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब क्या है और एडवर्ब को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल एडवर्ब बताया मैंने, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, और मैंने बताया रिलेटिव एडवर्ब। फिर सिंपल में कौन कौन से आते हैं, टाइम, प्लेस, मैनर, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया अच्छी तरीके से। ठीक है, इंटेरोगेटिव को एक्सप्लेन किया और साथ में मैंने रिलेटिव को भी एक्सप्लेन किया। और थर्ड नंबर पे मैंने बताया था कि हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब। और ये वो चीज है जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये वो चीज है जहां से आपके एग्जाम में क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे नॉलेज के लिए, सीखने के लिए और जानने के लिए कि बेसिकली एडवर्ब क्या है। अब आप अच्छे से जान चुके हो कि एडवर्ब क्या है। ठीक है,
अच्छे से आप जान चुके हो कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, जान चुके हो। अब हम जानेंगे एडवर्ब का पोजीशन क्या होना चाहिए, ठीक है। बच्चे लिख रहे हैं ऑल क्लियर सर, परफेक्टली अंडरस्टूड सर। यही चाहिए होता है मुझे फीडबैक, कि अगर आपको परफेक्टली सारी चीजें समझ में आ रही हैं, कोई भी किताब आप कभी भी खोल के देखोगे, कहीं से भी देखोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ सर ने ये पढ़ा रखा है और ये चीज हमको समझ में आ चुकी है, ठीक है ना, क्लियर। तो आपने पढ़ लिया व्हाट इज एडवर्ब, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। अब आप पढ़ने जा रहे हो पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। देखो एडवर्ब की अपनी एक फिक्स पोजीशन होती है, जो अलग अलग एडवर्ब्स होते हैं, चाहे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया भैया, नो डाउट, बहुत बढ़िया। चलो, चाहे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, चाहे एडवर्ब ऑफ मैनर हो, चाहे कोई सा भी एडवर्ब हो, हर एडवर्ब का अपना एक फिक्स क्या होता है, पोजीशन होता है। कोई मेन वर्ब के बाद आता है, तो कोई मेन वर्ब के पहले आता है, तो कोई सेंटेंस के एंड में आता है। हर किसी का एक क्या होता है, पोजीशन होता है, ठीक है। तो अगर आप उसकी पोजीशन को आगे पीछे कर दोगे तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, और मीनिंग में भी क्या आ जाएगा, उसके चेंज आ जाएगा। इसीलिए पोजीशन को जानना बहुत जरूरी है। अब इसमें कुछ भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको, मैं आपको लॉजिकली सारी चीजें समझाऊंगा, लॉजिक के साथ सारी चीजें समझाऊंगा। आप जब देखेंगे, ठीक है, आप जब देखेंगे, आप जब पढ़ेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा। भाई एक बच्चा पूछ रहा है सर प्रैक्टिस कहां से करे। जैसे आपने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़ लिया, तो उनके बाद मैंने आपको प्रैक्टिस शीट दे रखी है। नाउन की प्रैक्टिस शीट है जिसमें 100 से प्लस क्वेश्चंस हैं, प्रोनाउन की प्रैक्टिस शीट है जिसमें 100 से प्लस क्वेश्चंस हैं, एडजेक्टिव की प्रैक्टिस शीट है जिसके अंदर 100 से प्लस क्वेश्चंस हैं। वो सारे लगा दो, उसके बाद कुछ नहीं प्रैक्टिस करना। जो मैं क्लास में क्वेश्चंस करवाता हूं, आपको पता है क्लास में मैं क्वेश्चंस करवाता हूं, वो आपको करने ही है, वो भी प्रैक्टिस ही है, ठीक है। और इसके अलावा एंड में जो मैं आपको प्रैक्टिस शीट देता हूं, जो मैंने पीडीएफ दे रखी है, आप नाउन के एंड में देखोगे तो आपको एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी, प्रैक्टिस शीट मिलेगी। प्रोनाउन के एंड में देखोगे तो आपको एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी, और ऐसे एडजेक्टिव के एंड में देखोगे तो प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी। फिर जैसे ये खत्म हो जाएगा तो इसके एंड में भी आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, और क्लास में भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। देखो अभी तक ऐसा कुछ था नहीं इसके अंदर जिसमें मैं क्वेश्चंस आपको करवा सकूं। अब ये आ गया ना पोजीशन ऑफ एडवर्ब, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो बेसिक था, वहां से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। तो अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाना शुरू करूंगा इसकी, है ना। तो उसकी प्रैक्टिस, क्योंकि जब मैं करवाता हूं क्वेश्चंस, जब मैं लेके आता हूं, तो आपको मैं पहले टाइम देता हूं ना करने का, कि भाई ये कुछ सेकंड्स का मैं ब्रेक ले रहा हूं, मतलब मैं ऐसे हट जाता हूं साइड में और आपको बोलता हूं कि आप इसको करो। तो आप उसको एट द टाइम क्लास में किया करो, और लास्ट में जो दूंगा उसको भी करना। तो और कहीं से भटकने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में आता है कि प्रैक्टिस करना है, कोई दूसरी बुक है, तो वहां से आप कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो पोजीशन ऑफ एडवर्ब की बात करते हैं। मैंने क्या बताया, हर एडवर्ब का अपना एक फिक्स पोजीशन होता है। अगर आप उस पोजीशन को आगे पीछे कर दोगे तो मीनिंग में चेंज आ जाएगा और ग्रामेटिकली इनकरेक्ट भी हो सकता है। तो पोजीशन को जानना जरूरी है, रट्टा नहीं लगाना। चीजें मैं आपको लॉजिकल तरीके से समझाऊंगा, बस आप अपने कान खुले रखो, जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुनो, ठीक है, और बातों पर ध्यान दो, समझने की कोशिश करो। यू विल अंडरस्टैंड, यू विल इजिली अंडरस्टैंड जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, सबसे पहले बात करते हैं इस एडवर्ब की, जो है ओनली, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ओनली जो है ना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एडवर्ब है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका जो पोजीशन है ना, इसका पोजीशन फिक्स नहीं है कि ये सेंटेंस के शुरू में ही आएगा या लास्ट में ही आएगा या वर्ब से पहले ही आएगा या वर्ब के बाद में ही आएगा। अधिकतर एडवर्ब्स की पोजीशन फिक्स होती है ना, इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। इसके बारे में खास बात यह है कि आप ओनली को उस शब्द के पहले लगाओ जिस शब्द को आप क्वालिफाई करना चाह रहे हो। भाई ओनली जो है ना, किसी भी शब्द को क्वालिफाई कर सकता है, किसी भी शब्द को क्वालिफाई कर सकता है, वर्ब से लेकर, सब्जेक्ट से लेकर, ऑब्जेक्ट से लेकर, किसी को भी क्वालिफाई कर सकता है। तो जिसको क्वालिफाई करे, ओनली जिसको क्वालिफाई करे उसके जस्ट पहले आ जाएगा। तो इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है कि इसके पहले ही आएगा उसके बाद में ही आएगा, जिसको क्वालिफाई करे उसके पहले आ जाएगा। सिंपल सी चीज है, समझ में आया। देखो क्या लिखा हुआ है, ओनली जो है एडवर्ब का काम करता है जब, तो वी मीन दैट सर्टेन थिंग्स, अमाउंट, पीपल और एक्टिविटीज आर लिमिटेड टू द मेंशन्ड थिंग्स। जब हम किसी भी पर्सन के नाम से पहले, या फिर कह लो किसी वस्तु के नाम से पहले, किसी एक्टिविटी के नाम से पहले ओनली लगा देते हैं, तो इसका मतलब हमने उस चीज को क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। हमने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। जो चीज हमने मेंशन करी है वहीं तक हमने उसको लिमिट कर दिया। जैसे अगर मैं बोलता हूं ओनली राजेश कैन डू इट, क्या बोला मैंने, ओनली राजेश कैन डू इट। यहां पर जो ओनली है राजेश के पहले लग गया, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने राजेश को लिमिट कर दिया है, कि मतलब राजेश के अलावा और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस काम को कर सके। राजेश के अलावा और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इसको कर सके। ओनली राजेश कैन डू इट, केवल राजेश ये काम कर सकता है। समझ में आया आपको या नहीं आया, ऑल क्लियर। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर
आपने बताया था कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम जो है वो एडजेक्टिव करता है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है, और एडवर्ब क्या करता है, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे कि वर्ब हो गया, या फिर कंजंक्शन हो गया, प्रपोजिशन हो गया, या फिर एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी करता है, एडजेक्टिव को करता है, इन सब को क्वालिफाई करता है, नाउन प्रोनाउन को नहीं करता। क्योंकि नाउन प्रोनाउन को करने का जो काम है वो किसका होता है, वो होता है आपके एडजेक्टिव का। तो सर अभी आपने बोला ओनली राजेश कैन डू इट, तो यहां पर ओनली जो है राजेश के पहले लिखा मैंने, यानी कि मैं राजेश को क्वालिफाई कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ओनली जिसको क्वालिफाई करता है उसी के पहले लगता है। तो ओनली अगर राजेश के पहले लगा है तो मतलब राजेश को क्वालिफाई कर रहा है। तो राजेश तो एक नाउन है, हाँ कि ना, राजेश जो है वो एक नाउन है। तो अगर ओनली राजेश को क्वालिफाई कर रहा है तो सर ओनली तो एडजेक्टिव हुआ ना, सर ओनली तो एडजेक्टिव हुआ नहीं। ध्यान रखना, गिनती के कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जैसे कि ओनली होता है, इवन होता है, ठीक है, समझ में आया, ओनली होता है, इवन होता है, ऑलमोस्ट होता है, ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं, 3 या 4 होते हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, जो एक नाउन प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। समझ में आया? दोबारा सुनो, नॉर्मल केस में मैंने क्या बताया, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव ही करता है। जो आपने पढ़ा है वो गलत नहीं पढ़ा, आपने सही पढ़ा है कि नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है। लेकिन कुछ 3-4 ऐसे एडवर्ब्स हैं वो इतने शक्तिशाली हैं कि वो नाउन प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ओनली हो गया, इवन हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ऑल क्लियर? बोलो भाई, क्या यहां तक की बात आपको समझ में आई? तो ओनली जो है एडवर्ब है, और जिस भी शब्द के पहले लगता है, अगर वो शब्द कोई वस्तु हो, कोई भी एक निश्चित अमाउंट हो, पीपल हो, एक्टिविटी की बात की जाए, तो ओनली लगने का मतलब कि हमने उसको हमने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। मतलब ना उससे आगे कुछ है ना उससे पीछे कुछ है, हमने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, क्लियर? हाँ, एटलीस्ट भी है, पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है ये, अगर आपको याद हो। ठीक है, यहां तक क्लियर? देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देखो, ओनली आई नो द रियलिटी। अभी मैं इसका यूज अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूं कि ओनली कैसे लिमिट कर देता है। जैसे यहां पर ओनली जो है ये आई के पहले लगा है, किसके पहले, आई के पहले, तो इस ओनली ने आई को लिमिट कर दिया, आई को क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। अब अगर लिखा ओनली आई नो, यानी कि सिर्फ मैं जानता हूं, ये जो ओनली है अगर आई के पहले लगा है तो मतलब आई को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि ओनली जिसके पहले लगता है उसी को क्वालिफाई करता है। मैंने बताया ना अभी कि ओनली जिसके पहले लग जाएगा उसी को क्वालिफाई कर देगा। तो ओनली आई नो द रियलिटी, यानी कि सिर्फ मैं जानता हूं रियलिटी, सिर्फ मैं जानता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे अलावा और कोई नहीं जानता है, मतलब मैंने अपने आप को लिमिट किया है। ओनली आई यानी कि सिर्फ मैं, मेरे अलावा कोई भी नहीं, तो ओनली ने क्या किया, आई को लिमिट किया। इतना समझ में आया? ठीक है, चलो आगे देखो। अगला, दिस मॉडल इज लॉन्च्ड ओनली इन इंडिया। दिस मॉडल इज लॉन्च्ड, ये जो मॉडल है किसी भी चीज का मॉडल हो सकता है, बाइक का, फोन का, इज लॉन्च्ड, इसको लॉन्च किया गया है ओनली इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में। ओनली देखो, ओनली जो है वो कहां लगा है, इनसे पहले, ठीक है, इन एक प्रपोजिशन है, इन क्या है, एक प्रपोजिशन है, तो ये प्रपोजिशन को क्या कर रहा है, कहने का मतलब तो ये कि प्रपोजिशन को क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है ये, लेकिन प्रपोजिशन के साथ में इंडिया भी है ना, तो इन दोनों को मिलकर क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है कि ये जो मॉडल है लॉन्च हुआ है ओनली इन इंडिया, यानी कि सिर्फ इंडिया में, सिर्फ इंडिया में, यानी कि ओनली ने क्या किया यहां पर, इन इंडिया को लिमिट किया। इसका मतलब ये जो मॉडल है सिर्फ इंडिया में, तो सिर्फ इंडिया में का मतलब क्या है कि इंडिया के अलावा और कहीं पर लॉन्च नहीं हुआ, तो ओनली ने क्या किया यहां पर, इन इंडिया को लिमिट किया। डोंट वरी इट्स ओनली अ टेस्ट, डोंट वरी, डरो मत, इट्स ओनली अ टेस्ट, ये सिर्फ एक क्या है, टेस्ट है। मतलब यहां पर जो ओनली है वो टेस्ट को लिमिट कर रहा है, ठीक है, टेस्ट को क्वालिफाई कर रहा है क्योंकि टेस्ट से पहले लिखा हुआ है। तो डरो मत, ये केवल ये है सिर्फ एक टेस्ट, सिर्फ एक टेस्ट, यानी कि टेस्ट के अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ एक टेस्ट है, कोई फाइनल एग्जाम नहीं है और कोई कुछ नहीं है, ना कोई क्वालिफाइंग एग्जाम है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा क्या है, छोटा सा भी नहीं, सिर्फ एक टेस्ट है, ओनली अ टेस्ट, टेस्ट के अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, ओनली दीपक कैन डू दिस, अब ये ओनली जो है दीपक को लिमिट कर रहा है कि सिर्फ दीपक ही काम कर सकता है, दीपक के अलावा और कोई नहीं कर सकता।
अगर देखो इसी में क्या होगा ना, मैंने क्या बताया, ओनली का स्थान जैसे ही आप चेंज करते हो मीनिंग पूरा बदल जाता है। अगर मान लो इसी को मैं ऐसे लिख दूं, दीपक कैन ओनली, दीपक कैन ओनली डू दिस। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको, मैंने ओनली का स्थान चेंज कर दिया, दीपक कैन ओनली डू दिस। अब ये जो ओनली है ना, किसके पहले लगा है, डू के पहले लगा है, मतलब ये डू को लिमिट कर रहा है। ये जो ओनली है डू के पहले लगा है, मतलब ये डू को लिमिट कर रहा है। अब इसका मीनिंग क्या निकला, दीपक कैन ओनली डू दिस, कि दीपक जो है ना केवल इस काम को, कोई भी काम है मान लो XYZ, दीपक केवल इस काम को कर सकता है। तो मीनिंग तो वैसे भी गड़बड़ा गई इसकी, कि दीपक इस काम को केवल कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। दीपक इस काम को केवल कर सकता है, केवल कर सकता है। तो केवल कर सकता है क्या होता है भाई, कोई काम है अगर मैं उसको कर सकता हूं तो कर सकता हूं, नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। ये क्या होता है कि मैं इस काम को केवल कर सकता हूं। केवल कर सकता हूं क्या, केवल हम कब लगाते हैं, जब उसके अलावा और कोई ऑप्शन ना हो। अब कोई काम है उसको मैंने कर ही दिया तो उसके अलावा कुछ बचेगा नहीं बचेगा, तो उसके लिए उसके साथ क्या मैं केवल लगाऊं, नहीं लगाऊं। केवल कब लगाते हैं, जब उसके अलावा भी और चीजें हों, तब हम केवल का यूज कर सकते हैं। कि मैं केवल तुम्हें वहां तक छोड़ सकता हूं, कि मैं केवल तुम्हें वहां तक छोड़ सकता हूं, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं केवल वहां तक। केवल वहां तक का मतलब क्या है, कि मतलब और भी जगह हैं उससे आगे भी, लेकिन मैं केवल वहीं तक, यानी कि मेरा एंड वही है, मैं वहीं तक जाऊंगा। लेकिन अगर मान लो कोई काम है तो या तो भाई मैं उसको करूंगा या नहीं करूंगा। केवल कर सकता हूं क्या होता है, काम के साथ और क्या करूंगा मैं, और कुछ तो है ही नहीं करने के लिए, काम को तो करूंगा ही ना। हाँ ये भी हो सकता है कि काम है, मान लो दो तरीके से हो सकता है, एक होता है करना, एक होता है देखना। तो जैसे हम बोलते हैं ना, ये केवल काम को देखेगा, करेगा नहीं। अब यहां पर दो चीजें निकल रही है मेरे पास, कि ये केवल काम को देख सकता है। अगर मैं लिख दूं दीपक कैन ओनली सी दिस, कि दीपक केवल इसको देख सकता है, इसका मतलब देख सकता है और कुछ नहीं कर सकता। देख सकता है, अगर मैं बोल रहा हूं ओनली सी यानी कि केवल देख सकता है, तो केवल लगाने का मतलब कि और भी पॉसिबिलिटीज है उसके साथ जो हो सकती हैं। देख सकता है, छू सकता है, कर सकता है। तो यहां पर मैंने क्या बोला, ओनली सी, सिर्फ देख सकता है। समझ में आया, तो यहां पर इसकी कोई मीनिंग तो नहीं आ रही, समझ में आ रहा। दीपक कैन ओनली डू दिस, कि दीपक केवल इसको कर सकता है, दीपक केवल इसको कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। और क्या करेगा भाई, काम है तो करेगा ही करेगा। तो मीनिंग में देखा आपने कैसे चेंज आया। तो एक ओनली को अगर आप चेंज कर देते हो, उसका उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हो, तो मीनिंग पूरी उल्टी सीधी हो जाती है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, हाँ कि ना, आया समझ में। तो ओनली के बारे में मैंने क्या बताया, खास बात यही है कि ओनली जिसके पहले लग जाएगा उसी को क्वालिफाई कर देगा। जैसे यहां पर डू के पहले लगा दिया तो डू को ही क्वालिफाई करने लग जाएगा। अब इसको कुछ और एग्जांपल्स की मदद से बड़े तरीके से मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से। पोजीशन ऑफ ओनली, बेसिकली हम इसमें ओनली की बात करेंगे, लेकिन ओनली जैसे इसके कुछ और भी भाई हैं, जैसे कि ओनली, इवन, जस्ट एंड ऑल्सो। ठीक है, जो काम ओनली का है ना, जो यूज ओनली का है, जो पोजीशन ओनली का है, वही इन सब का भी है। तो इसके बारे में अगर मैं ओनली के बारे में समझा रहा हूं तो आप समझ जाना, बेसिक सी बात है, आप समझ जाना कि इनके साथ भी वही केस है जो ओनली के साथ है। ठीक है भाई, देखो क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ ओनली, ओनली, इवन, जस्ट एंड ऑल्सो टेंड टू बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड और वर्ड्स दे मॉडिफाई। सिंपल, कि जिस वर्ड को ये मॉडिफाई करते हैं, ये सारे जो एडवर्ब्स हैं जिसको मॉडिफाई करते हैं ना, उसके कहां पर आते हैं, इमीडिएटली बिफोर, यानी कि तुरंत पहले आते हैं। जिसको ये क्वालिफाई करेंगे उसके तुरंत पहले। ठीक है, क्लियर। आपने फर्स्ट क्लास में वंस भी बोला था, क्या वंस बोला था भाई, वंस तो है एडवर्ब, वो तो मुझे पता है। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में आया। देखो क्या लिखा मैंने, ओनली, इवन, जस्ट एंड ऑल्सो टेंड टू बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड, बिल्कुल उस वर्ड के पहले आ जाते हैं, और वर्ड्स या फिर उन वर्ड्स के पहले आ जाते हैं। दे मॉडिफाई, जिसको ये मॉडिफाई करे, मतलब जिसको मॉडिफाई करेंगे उसके तुरंत पहले। क्या बोला मैंने, जिसको मॉडिफाई करेंगे उसके तुरंत पहले। ऑल क्लियर। एग्जाम्पल के थ्रू अब देखना, यहां पर ओनली है, यहां पर भी ओनली है, यहां पर भी ओनली है, यहां पर भी ओनली, यहां पर भी ओनली, और यहां पर भी ओनली। अब जरा ढंग से देखो, सारे वर्ड्स एक जैसे हैं। ओनली आई नोटिस्ड हिज वॉच, 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 ओनली आई नोटिस्ड हिज, मतलब सारे के सारे जो लिखे हुए वर्ड्स वो सारे एक जैसे हैं। लेकिन ओनली का प्लेस हर जगह देखो अलग अलग है। यहां पर ओनली का पोजीशन अलग है,
पहले नंबर पे आ रहा है, यहाँ पर अलग प्लेस पे आ रहा है, यहाँ अलग प्लेस पे आ रहा है, यहाँ अलग प्लेस पे, यहाँ अलग प्लेस पे। तो कॉमन सेंस है, मैंने क्या बोला कि ओनली का पोजीशन जैसे ही चेंज होता है पूरी मीनिंग बदल जाती है। तो अगर ओनली का पोजीशन चेंज हो रहा है यानी कि इन सब की मीनिंग अपने आप में क्या है, अलग अलग है। कैसे अलग है, इंटरेस्टिंग चीज है, समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखो पहला सेंटेंस लिखा ओनली आई नोटिस्ड हिज वॉच। यहां पर जो ओनली है वो आई के पहले लगा हुआ है ना, यानी कि क्या कहना चाह रहा है, सिर्फ मैंने देखी उसकी घड़ी। ओनली आई नोटिस्ड यानी कि मान लो एक बंदा है ना, इसने पहन रखी है हाथ में घड़ी, इसने हाथ में क्या पहन रखी है, घड़ी पहन रखी है। और पार्टी में बहुत सारे बंदे हैं, पार्टी में क्या है, बहुत सारे बंदे हैं, लेकिन किसी की भी नजर उसकी घड़ी पे नहीं गई, उसकी घड़ी पे नजर किसकी गई, सिर्फ मेरी। समझ में आ रहा है, यानी कि मेरे अलावा और किसी ने, यानी कि मेरे अलावा और भी थे लेकिन और किसी ने उसकी घड़ी पे ध्यान नहीं दिया। ओनली आई का मतलब है, जो ओनली है ना, ये आई को लिमिट कर रहा है, यानी कि मुझे लिमिट कर रहा है कि सिर्फ मैंने देखा। मतलब पार्टी में और भी लोग थे मेरे अलावा, लेकिन सिर्फ मैंने उसकी घड़ी को देखा। इसकी मीनिंग समझ में आ गई। अब देखना अगले की मीनिंग कैसे चेंज होगी। ओनली आई नोटिस हिज वॉच, केवल मैंने देखा उसकी घड़ी को। पार्टी में 1000 लोग थे लेकिन सिर्फ मैंने देखा और किसी ने नहीं देखा। ओनली क्या कर रहा है, आई को लिमिट कर रहा है। ठीक है, अगला देखो, आई ओनली नोटिस हिज वॉच। अभी जो ओनली है ना, नोटिस के पहले है। यहां पर जो ओनली था वो आई के पहले था, यहां पर जो ओनली है वो नोटिस के पहले, मतलब नोटिस को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। आई ओनली नोटिस। अब देखो पार्टी में और भी बहुत सारे लोग होंगे, नहीं होंगे, या मैं अकेला होऊंगा, जो भी है उससे फर्क नहीं पड़ता। अब इससे फर्क नहीं पड़ता, ऊपर पड़ रहा था क्योंकि ऊपर जो ओनली था वो आई को क्या कर रहा था, लिमिट कर रहा था। लेकिन यहां पर जो ओनली है वो आई को लिमिट नहीं कर रहा, यानी कि यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा कि केवल मैंने देखा। आई ओनली नोटिस हिज वॉच, आई ओनली नोटिस्ड, यानी कि यहां पर जो ओनली है वो नोटिस को क्वालिफाई कर रहा है। यानी कि उसने हाथ में घड़ी पहनी थी, ठीक है, हाथ में घड़ी पहनी थी, और मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ नोटिस किया। मेरे अलावा किसी ने किया था नहीं किया था वो मुझे नहीं पता। यहां पर तो फिक्स है कि सिर्फ मैंने किया है नोटिस, क्योंकि ओनली आई के पहले था। यहां पर जो ओनली है वो आई के पहले नहीं है, यानी कि हो सकता है कि किसी और ने भी नोटिस किया हो, तारीफ भी की हो, बात भी की हो, जाके दाम भी पूछा हो। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो आई ओनली नोटिस्ड, तो मैंने सिर्फ नोटिस किया, यानी कि सिर्फ नोटिस किया, ना मैंने बात की भाई उससे जाके घड़ी के बारे में, ठीक है, ना मैंने किसी प्रकार की तारीफ की, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, नोटिस। क्योंकि यहां पर जो ओनली है नोटिस के पहले लगा है, किसके पहले, नोटिस के पहले। अब जरूरी, मैंने क्या बोला, यहां पर जरूरी था कि सिर्फ मैं नोटिस किया, यानी कि मेरे अलावा किसी ने नहीं देखा। लेकिन यहां पर हो सकता है इसने भी देखा हो, यहां पर हो सकता है इसने भी देखा हो सकता है इन दोनों ने बात भी की हो, जाके दाम भी पूछा हो, तारीफ भी की हो। अगर मैं मेरी बात करूं तो नोटिस मैंने किया लेकिन सिर्फ नोटिस किया, तो सिर्फ नोटिस का मतलब ना मैंने बात की, ना मैंने तारीफ की, ना मैंने रेट पूछा, सिर्फ नोटिस किया। तो देखो पूरी मीनिंग चेंज हो गई। एक ओनली के प्लेस चेंज होने की वजह से पूरी मीनिंग चेंज हो गई कि नहीं हो गई। आगे देखो, आई नोटिस्ड ओनली हिज वॉच, ओनली हिज वॉच। अब देखो ओनली जो है ना ये हिज वॉच के पहले आ गया। अब इसका मतलब क्या है जानते हो, मैंने देखी सिर्फ उसकी घड़ी। इसका मतलब जानते हो कि अब घड़ी पहनने वाले और भी लोग हैं। अभी तक घड़ी पहनने वाला अकेला इंसान था, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि मैंने सिर्फ उसकी घड़ी देखी। इसका मतलब क्या हुआ कि घड़ी पहनने वाले और भी लोग हो सकते हैं। मान लो 2 लोग हैं घड़ी पहनने वाले, इसने भी पहना है, इसने भी, और यहां पर मैं हूं। पहना तो दोनों ने, लेकिन मैंने सिर्फ इसकी घड़ी को देखा, यानी कि मैंने इसके वाले को देखा ही नहीं। मीनिंग चेंज हो गई, मीनिंग चेंज हो गई। मैंने सिर्फ इसकी घड़ी को देखा, मीनिंग चेंज हुई कि नहीं हुई, हाँ कि ना। आई नोटिस्ड आई नोटिस्ड ओनली हिज वॉच, यानी कि वॉच पहनने वाले 2 लोग भी हो सकते हैं, वॉच पहनने वाले 3 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने देखी सिर्फ उसकी घड़ी, यानी कि मेरे को और किसी की घड़ी दिखाई नहीं दी, मैंने देखी सिर्फ उसकी घड़ी। अब हो सकता है यहां पर देखने वाले और भी हों, क्योंकि ओनली जो है आई को तो लिमिट नहीं कर रहा है, ओनली जो है आई को लिमिट नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो देखने वाले और भी हो सकते हैं। ओनली जो है देखने को भी लिमिट नहीं कर रहा है, क्या पता देखने के बाद मैंने बात भी की हो इससे जाके। अब ओनली किसको लिमिट कर रहा है, ओनली लिमिट कर रहा है इस बंदे को, कि मैंने सिर्फ इसकी घड़ी देखी, मैंने इन दोनों की देखी नहीं, या और भी लोग थे मैंने उनकी घड़ी देखी ही नहीं, ठीक है। अगला देखो, आई नोटिस इज ओनली वॉच। अब यहां पर जो ओनली है ये वॉच को वो कर रहा है, वॉच को क्वालिफाई कर रहा है। एक चीज ध्यान रखना, यहां से एक चीज याद रखने वाली है, कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या दिखाई दे, पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, हिज होता है ना, माय, योर, हिज, हर, आवर, देयर, इनको बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, प्लस में क्या हो, ओनली, और प्लस में क्या हो, एक नाउन हो, ठीक है।
अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे जाए तो इसकी हिंदी क्या बनती है? इसकी हिंदी बनती है इकलौता। इसकी हिंदी क्या बनती है? इकलौता या एकमात्र। इकलौता या एकमात्र, इसको आपको याद रखना है, इकलौता या एकमात्र, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा है आई नोटिस्ड हिज ओनली वॉच, तो देखो हिज यानी कि पजेसिव, उसके बाद ओनली, उसके बाद नाउन है यहाँ पर वॉच, सिंगुलर नाउन, ठीक है। हिज ओनली वॉच का मतलब उसकी एकमात्र घड़ी, उसकी एकमात्र घड़ी। अब यहाँ पर मान लो एक बंदा है, वही वाला बंदा है, इसने घड़ी पहन रखी है, यही घड़ी है, हर जगह पहनता है, पार्टी में भी यही पहनता है, फंक्शन में भी यही पहनता है, मुंडन जनेऊ में यही पहनता है, शादी में यही पहनता है, हर जगह, मतलब इसके पास एक ही घड़ी है। हिज ओनली वॉच, जो उसकी एकमात्र घड़ी है, मैंने वो देख ली, आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस कर लिया उसकी जो एकमात्र घड़ी है उसको मैंने नोटिस कर लिया। समझ में आया? हिज ओनली वॉच का मतलब क्या है? उसकी एकमात्र घड़ी। देखो मीनिंग चेंज हो गई, हाँ कि ना? पता लग रहा कि भाई उसके पास एक ही घड़ी है। ऊपर में से किसी की मैं ऐसा लिखा था क्या उसके पास एक ही घड़ी है? नहीं ना, इसको पढ़ते पता लग रहा कि उसके पास एक ही घड़ी है। आई नोटिस्ड हिज वॉच ओनली, आई नोटिस्ड हिज वॉच ओनली, इसका क्या मतलब हुआ? आई नोटिस्ड हिज वॉच ओनली, इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब, देखो यहां पर जो ओनली है बिल्कुल एंड में लगा है, यहां पर जो ओनली है बिल्कुल एंड में लगा है, तो उसका क्या मतलब निकलेगा भाई? बताओ। अबे किसको क्वालिफाई कर रहा है ओनली जो है? आप लोग बताएंगे इसका आंसर। जो ओनली है यहां पर किसको क्वालिफाई कर रहा है भाई? यहां पर तो ओनली किसी न किसी वर्ड से पहले था, यहां पर ओनली किसको क्वालिफाई कर रहा है? अगर ओनली के बाद में कुछ ना हो ना, अगर ओनली के बाद में कुछ ना हो तो इसका क्या मतलब होता है कि ये अपने से जो इसका वो होता है, एंटीसीडेंट होता है, उसको क्वालिफाई कर रहा होता है। अगर ओनली के बाद कुछ ना हो, अगर सेंटेंस के लास्ट में ओनली इस तरीके से दे दिया जाए, ध्यान से समझना, अगर सेंटेंस के लास्ट में ओनली इस तरीके से दे दिया जाए तो इसका मतलब क्या है? आई नोटिस्ड हिज वॉच ओनली, आई नोटिस्ड हिज वॉच ओनली, यानी कि उसने मान लो वॉच, जैसे मान लो एक बंदा है, ये ध्यान से समझो, एक बंदा है, इसने घड़ी भी पहनी थी, इसने चश्मा भी पहना था, ठीक है, इसने जूते भी पहने थे, घड़ी भी पहनी, चश्मा भी पहना, जूते भी पहने, लेकिन मैंने क्या नोटिस किया जानते हो? हिज वॉच ओनली। हिज वॉच ओनली का मतलब सिर्फ उसकी घड़ी। एक बंदा है जिसने भाई चश्मा जूता सब पहन रखा है, लेकिन मैंने नोटिस किया सिर्फ उसकी घड़ी, सिर्फ उसकी घड़ी, तो ये मतलब निकलेगा आई नोटिस्ड हिज वॉच ओनली, आई नोटिस्ड हिज वॉच ओनली, ठीक है। समझ में आया? तो पांचों की मीनिंग अपने आप में अलग अलग है। तो ओनली के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ओनली जिसके पहले लग जाएगा उसको क्वालिफाई कर देगा। तो ओनली का यूज करते समय बड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं लिख दूं ही ओनली डाइड, बताओ ये अगर मैं इसको ऐसी पढ़ूं ही ओनली डाइड, तो इसमें कोई आपको सेंस नजर आता है? ही ओनली डाइड, कि वो सिर्फ मरा और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मरने के अलावा भी कुछ होगा क्या? क्या मरने के बाद कुछ बचता है? क्या मरने के साथ कुछ और ऑप्शन होता है? नहीं होता। ओनली तब लगाते हैं जब कुछ और भी बचा हो। अगर मैं बोल रहा हूं वो सिर्फ मरा, तो मर गया तो खेल खत्म हो गया ना, तो कुछ बचा ही नहीं। तो जब कुछ बचा ही नहीं तो ओनली कैसे लगा रहे हो? ओनली तो तब लगाएं जब और भी कुछ बचा हो, लेकिन तुम्हारी लिमिट वहीं तक है, ठीक है। तो ये नहीं बोलेंगे ही ओनली डाइड। समझ में आया? जैसे मान लो भगवान न करे किसी का एक्सीडेंट हुआ और हम बोले कि कुछ नहीं हुआ, ही ओनली डाइड, वो सिर्फ मर गया, अरे तो सिर्फ सिर्फ क्यों लगा रहे हो? जब वो चीज खत्म ही हो गई, जब वो काम खत्म ही हो गया, उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं, तो ओनली क्यों लगाना? उसको लिमिट ही क्यों करना जब वो चीज एंडी हो चुकी है? हाँ, आप ये बोल सकते हो ही ओनली वेंट अनकॉन्शियस, ही ओनली वेंट अनकॉन्शियस। समझ में आया? या ही वेंट ओनली अनकॉन्शियस, यानी कि वो सिर्फ बेहोश हुआ। वो सिर्फ क्या हुआ? बेहोश हुआ। ये समझ में आता है कि वो सिर्फ बेहोश हुआ, मतलब एक्सीडेंट एक्सीडेंट की वजह से और भी चीजें हो सकती थी, ऑप्शंस थे, कोमा में जा सकता था, मर सकता था, लेकिन सिर्फ बेहोश हुआ। तो यहां पर सिर्फ समझ में आता है, लेकिन ये थोड़ी बोलेंगे सिर्फ मर गया, अरे मर गया तो खत्म हो गया, सिर्फ क्या होता है उसके अंदर। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? क्या आपको ये समझ में आया? जल्दी से बताओ। अभी इवन वाला भी एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, ऑल्सो वाला भी एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, जल्दी से बताओ। क्या यहां तक आपको समझ में आया? हाँ कि ना? जल्दी बोलो।
क्लियर सर, ओनली से क्वेश्चन कैसे बनेगा? लो भाई कैसे बनेगा, ये लो, ये रहे क्वेश्चंस, बताओ जरा। करेक्ट इनकरेक्ट बताना है इसमें आपको, जल्दी से, फास्ट, जल्दी से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, कमेंट में आपको लिखना है, जल्दी करेक्ट इनकरेक्ट बताना है आपको। सारे ओनली वाले हैं, जल्दी से बताइए। अगर आपको ओनली का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसको अच्छे से पढ़िए और पढ़कर मीनिंग निकालिए कि ओनली जहां पर लगा है क्या उसकी मीनिंग सही आ रही है, और अगर नहीं आ रही है तो ओनली का प्लेस चेंज करके देखो क्या वहां से समझ में आ रही है, ऐसे करके देखो, पता लग जाएगा अपने आप। जल्दी जल्दी कीजिए भाई, सभी फटाफट से आंसर बताइए, फास्ट। इतना समय नहीं होता है करने के लिए। आपको समझ में आया ओनली के बारे में जो मैंने समझाया? अब फटाफट से मुझे बताइए कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, जल्दी जल्दी बताइए, फास्ट। सबने छह, छठा छठा सबने बता दिया सबसे पहले, क्योंकि अभी डेथ वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था। छठा सबने बता दिया, बहुत तेज चल रहे हो तुम सारे के सारे, बहुत होशियार हो हैं। अभी डेथ वाला एग्जाम्पल दिया था तो सबने बता दिया कि डेथ वाला जो रॉन्ग है रॉन्ग है। ये तो ठीक है, सबको पता है कि रॉन्ग है, क्योंकि द ओनली डेथ क्या होता है? द ओनली डेथ कुछ नहीं होता भाई, डेथ तो डेथ है, डेथ के साथ ओनली कैसे लगा देंगे, क्योंकि उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। ओनली तो तब लगाते हैं जब उसके बाद भी कुछ बचे, लेकिन तुमने लिमिट किया उसको, है ना। जैसे मेरे पास बहुत है लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 5 रुपए दूंगा, तो मेरे पास है बहुत लेकिन मैं 5 दूंगा, तो मैंने लिमिट किया ना 5 रुपए पे, तो ओनली लगा दिया। करें इसको सॉल्व? चलो देखो करते हैं, अब आप बताना। अब देखो अगर आप क्लास में इन क्वेश्चंस को नहीं करते हो और फिर आप बाद में कहते हो सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो भाई
जा चुके हो तुम, ठीक है, दूसरी दुनिया में शिफ्ट हो चुके हो, ट्रांसफर हो चुके हो मेंटली। ये क्वेश्चन ही तो हैं, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही तो हैं, कोई मेरे बनाए हुए क्वेश्चन थोड़े ना है, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। आपको लगता होगा क्या है ये, लेकिन यही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, अलग अलग फॉर्मेशन में मैं आपको देता हूं। देखो, जेसिका ओनली इज, अगर ओनली जो है इज के पहले लगा है तो इसको आप कैसे पढ़ोगे? जेसिका सिर्फ है, जेसिका सिर्फ है, जेसिका सिर्फ है, हैं? भाई कोई इंसान या तो है इस दुनिया में या नहीं है। जेसिका सिर्फ है क्या होता है? जेसिका सिर्फ है मतलब या तो जेसिका है या जेसिका नहीं है। जेसिका सिर्फ है क्या होता है? जेसिका ओनली इज 25 ईयर्स ओल्ड। आपको पता है इसमें गलती क्या है? इसमें गलती यह है कि यहाँ पर जो ओनली है इसका पोजीशन गलत दिया गया है। मैंने बताया ना पोजीशन की एरर आती है इस तरीके से। तो जेसिका इज, अगर मैं ओनली को यहां लगा दूं, अब जरा एक बार पढ़ो, जेसिका है, यह यहां से हट जाएगा, जेसिका है क्या है? सिर्फ 25 ईयर्स ओल्ड, 25 साल की। देखो मीनिंग अच्छी जा रही है। जेसिका है क्या है? सिर्फ 25 साल की। तो यानी कि जो सिर्फ है, जो ओनली है, वो उसकी एज को लिमिट कर रहा है कि जेसिका यार सिर्फ 25 साल की है, अभी कहां तुम उसकी शादी करा रहे हो, सिर्फ 25 साल की। तो सिर्फ जो है वो उसकी एज को लिमिट कर रहा है, तो एज से पहले लगा देंगे। ये जो एज है ये ना, ये है ना, ये तो इससे पहले लगा देंगे ओनली। तो जेसिका इज ओनली 25 ईयर्स ओल्ड। आई होप आपको समझ में आया, क्लियर, समझ में आया क्या? हाँ आ रहा है भाई। इजी चीजें है ना, देखो इजी चीजें मुश्किल लगती हैं जब करने के लिए दी जाती हैं, है ना। आगे बढ़े, हाँ चलो। राफेल इज ओनली माई सन, राफेल जो है ना इज ओनली माई सन। यहां पर जो ओनली है माई सन के पहले लगा है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि राफेल है सिर्फ, राफेल है सिर्फ मेरा बेटा, राफेल है सिर्फ मेरा बेटा। मान लो अगर कोर्ट के अंदर एक पति पत्नी लड़ रहे हैं, डाइवोर्स का केस लड़ रहे हैं, तो अक्सर ऐसा होता है ना कि बेटे की कस्टडी किसको दी जाए? माँ को दी जाए, बाप को दी जाए। तो माँ बोलती है कि राफेल हमारा बेटा है, उसके ऊपर बुरा असर पड़ेगा डाइवोर्स का, कोर्ट के अंदर बोल रही है। और हस्बैंड को गुस्सा आ गया, बोल रहा है हमारा बेटा, हमारा नहीं, राफेल सिर्फ मेरा बेटा है, राफेल सिर्फ मेरा, गुस्से में बोल रहा है। प्रैक्टिकल तो है नहीं चीजें भाई, अगर वो बेटा है तो जाहिर सी बात है कि स्त्री पुरुष दोनों का बराबर का योगदान है उसके अंदर। प्रैक्टिकल नहीं है ये जो बोल रहा है कि राफेल इज ओनली माई सन, कि राफेल सिर्फ मेरा बेटा, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो जो चीज प्रैक्टिकल नहीं है वो गलत है, हाँ कि ना। तो अभी ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि आपको ना मैंने ऐसा कुछ दिया कि कोर्ट में चल रहा है, आपको ना मैंने ऐसा कुछ दिया कि डाइवोर्स का केस चल रहा है, आपको तो सिर्फ मैंने दिया कि राफेल सिर्फ मेरा बेटा है। तो अगर कोई इंसान कह रहा है कि सिर्फ मेरा बेटा, तो वो तो प्रैक्टिकली हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, वो तो गलत है ना प्रैक्टिकली, क्योंकि सिर्फ मेरा बेटा कैसे हो सकता है? एक और कोई इंसान होगा, उसका भी तो होगा, तो ये गलत है। अगर इसकी जगह मैं ये कर दूं राफेल इज, अगर मैं इस ओनली को यहां से हटाकर यहां लिख दूं, तो ये वो वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा जो भी मैंने आपको बताया। कौन सा? देखो, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओनली प्लस नाउन। देखो बना कि नहीं बना? पजेसिव एडजेक्टिव माय प्लस मैंने क्या बोला, ओनली आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा, नाउन। तो मैंने क्या बताया, इसकी मीनिंग क्या निकलेगी? इकलौता। इसकी मीनिंग क्या निकलेगी? अब तो ठीक हो सकता है भाई, अब तो मीनिंग दे रहा है ये कि राफेल है मेरा इकलौता बेटा, मतलब इसके अलावा मेरी और कोई संतान नहीं है, राफेल मेरा इकलौता बेटा है। अब तो ठीक है भाई, मैं कोई भी इंसान बोल सकता ना कि वो मेरा इकलौता बेटा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सिर्फ मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है, लेकिन कैसा? इकलौता है, उसके अलावा मेरा कोई बेटा नहीं है। मीनिंग समझ में आ रही है, हाँ कि ना? देखो चीजों का बेसिक जितना क्लियर होगा, माइंड में क्लैरिटी जितनी ज्यादा होगी कि जो मैं लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, वो ठीक है या गलत है, प्रैक्टिकल है या नहीं है, जितनी ज्यादा क्लैरिटी आपके माइंड में होगी उतना ज्यादा आप क्वेश्चंस को समझ पाओगे, टॉपिक को समझ पाओगे, ठीक है ना। आगे देखो, द साइंटिस्ट विल कंटिन्यू देयर रिसर्च, जो साइंटिस्ट हैं वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे ओनली इफ, ओनली जो है इफ से पहले लगा है। इफ क्या है? अपने आप में एक कंडीशन को शो करता है। इफ जो है अपने आप में एक कंडीशन को शो करता है, एक शर्त है ना। ओनली इफ द न्यू बजट इज अप्रूव्ड, भाई एक ही शर्त पर जो साइंटिस्ट है वो अपनी रिसर्च को शुरू करेंगे, यदि जो नया बजट है वो अप्रूव हो जाए। यानी कि जो ओनली है, ये ओनली किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये इस पूरे को क्वालिफाई कर रहा है एक तरीके से, केवल इफ को नहीं कर रहा, क्योंकि इफ तो एक ऐसा वर्ड है जो कंडीशन को दिखाता है। कंडीशन क्या है? ये कंडीशन ये है, तो ओनली जो है इस कंडीशन को डिफाइन कर रहा है, इस कंडीशन को क्वालिफाई कर रहा है कि नया बजट पास होगा तभी जो साइंटिस्ट है वो रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। एरर पता है कब होता?
एरर कब होता, अगर मैं इस ओनली को यहां पर लिख देता, मान लो कि भाई साइंटिस्ट जो है ना रिसर्च शुरू करेंगे इफ ओनली द न्यू बजट इज अप्रूव्ड, यदि सिर्फ नया वाला बजट अप्रूव होता है, सिर्फ नया वाला बजट, क्यों पुराना बजट अप्रूव होगा तो नहीं करेंगे क्या? हाँ, एक तरीके से हो भी सकता है, मान लो साइंटिस्ट कह रहे हैं, जिद कर रहे होंगे कि नहीं हमें तो नया वाला बजट अप्रूव करवाना है, तो उस केस में ये भी सही हो जाएगा। और फिलहाल मैंने क्या बताया, यहाँ पर अपने आप में ठीक है, यहाँ पर कोई गलत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया? हाँ कि ना? ओनली सिर्फ कब, उसके बाद ये पूरा कंडीशन, तो ओनली जो है इस पूरी कंडीशन को क्वालिफाई कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पर बिल्कुल क्या है, ओके है। आगे, द कैट ओनली ईट्स, जो बिल्ली है ना केवल खाती है। ओनली कहाँ लगा, ईट्स के पहले, बिल्ली केवल खाती है। अगर मान लो कोई खाने का आइटम है और मैं बोल रहा हूं मैं केवल इसको खाता हूं, तो क्या खाने के आइटम को खाने के अलावा कुछ और किया जाता है क्या, उसके बाद कुछ बचता है? भाई खाने का एक आइटम है तो उसके साथ क्या होता है, या तो उसको खाओगे या नहीं खाओगे, क्या खाने के अलावा कुछ होता है? और अगर मैं मान लो बोलता सूंघने की बात करता तो मुझे समझ में आता कि हाँ सूंघने के अलावा भी कुछ होता है खाना, लेकिन मैं खुद ही बोल रहा हूं खाना, तो खाने के अलावा तो कुछ नहीं बचता, क्योंकि खाने का जो बेसिक चीज है, जो मतलब एक मेरे सामने एक फूड आइटम है, तो सबसे पहले जो उसका बेसिक नेचर है वो क्या है कि वो किसी इंसान के पेट में जाएगा, कोई इंसान उसको खाएगा। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ खाती है क्या होता है, बिल्ली सिर्फ खाती है, तो इसके अलावा बिल्ली क्या करेगी भाई? है बिल्ली के सामने मैं कुछ खाने का रख दूं और मैं बोलूं कि बिल्ली जो है ना सिर्फ इसको खाती है, सिर्फ खाती है क्या होता है, या तो खाती है नहीं खाती, सिर्फ खाती है क्या होता है? अगर मैं बोल रहा हूं ना सिर्फ खाती है, इसका मतलब खाने के अलावा भी और चीजें बच रही हैं। क्या बच रही है? कुछ नहीं बच रहा, खाने का मतलब तो खाना ही होता है ना, तो यहां पर एक गलत है। द कैट ईट्स, अब इस ओनली को यहां से हटा के एक बार यहां लगाना, ओनली वन ब्रांड ऑफ कैट फूड, ये तो हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ऑफ के बाद लगा ऑफ प्रीपोजिशन है। समझ में आ रहा है? अब पढ़ो, कैट जो है ना, द कैट ईट्स, बिल्ली जो है खाती है, क्या खाती है? ओनली वन ब्रांड, केवल एक ब्रांड ऑफ कैट फूड, कैट फूड का केवल एक ब्रांड है जो बिल्ली खाती है। अब बिल्कुल मीनिंग जा रही है अच्छी, हाँ कि ना? द कैट ईट्स, बिल्ली खाती है ओनली वन ब्रांड, सिर्फ एक ब्रांड, यानी कि यहां पर जो ओनली है ना, इसने एक ब्रांड को क्या किया, लिमिट किया, कि मार्केट में हजारों ब्रांड है लेकिन बिल्ली केवल एक ब्रांड खाती है। ठीक है उसके अलावा और कोई नहीं खाती, तो ओनली आना चाहिए ईट्स के बाद। द ब्लू बजर्ड्स, ये एक टीम का नाम है, मान लो एक टीम का नाम रख दिया हमने, द ब्लू बजर्ड्स ओनली स्कोर्ड, ब्लू बजर्ड्स ने ना केवल स्कोर किया। मान लो सीरीज चल रही है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, और मैं बोलूं कि विराट कोहली ने केवल स्कोर किया, तो स्कोर करने के अलावा क्या करेगा भाई वो? अगर कोई बंदा मान लो बैट्समैन है और मैं बोल रहा हूं कि उसने सिर्फ स्कोर किया, तो बैट्समैन का काम ही स्कोर करने का है, सिर्फ स्कोर किया क्या क्या होता है? कुछ नहीं होता। मैंने बोला था ब्लू बजर्ड ने ना ओनली स्कोर्ड, उन्होंने सिर्फ स्कोर किया, क्योंकि स्कोर के पहले लगा है तो मतलब इसी को क्वालिफाई कर रहा है। सिर्फ स्कोर किया, क्या स्कोर किया? 3 रन इन द एंटायर सीरीज, पूरे सीरीज में 3 रन बनाए। तो क्या बोलना चाहिए? ये बोलना चाहिए ना कि ब्लू बजर्ड्स ने मात्र 3 रन बनाए। तो जो मात्र है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? 3 रन को कर रहा है। समझ में आ रहा है कि ब्लू बजर्ड्स, जो ब्लू बजर्ड्स है, यहां पर ओनली नहीं आएगा, यहां पर आएगा, देखो स्कोर्ड, ब्लू बजर्ड्स ने स्कोर किया, क्या स्कोर किया? ओनली 3 रन, सिर्फ 3 रन। तो ओनली जो है 3 रन को क्वालिफाई कर रहा है कि ब्लू बजर्ड्स ने सिर्फ 3 रन, तो सिर्फ जो है वो 3 रन को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि सिर्फ स्कोर किया कुछ नहीं होता, ब्लू बजर्ड्स ने केवल स्कोर किया। केवल स्कोर किया क्या होता है? सीधा बोलते हैं ना स्कोर किया। अब क्या स्कोर किया? केवल 3 रन, तो केवल आएगा 3 रन से पहले। ठीक है, और ये तो तुमको पता ही है, ओनली नहीं आएगा डेथ के पहले। द डेथ ऑफ, मैंने बताया था ना, देखो यही वाला पजेसिव, पजेसिव आ गया, प्लस बीच में लगा दो ओनली, क्या लगा दो? ओनली। ठीक है, और यहां पर आ गया नाउन, तो मीनिंग बन जाएगी इकलौता, क्या बन जाएगी? इकलौता, तो मीनिंग यहां पर बैठ जाएगी। द डेथ ऑफ हर ओनली सन, मतलब उसके एकमात्र बेटे की जो मौत है वो शॉकिंग, वो बड़ी क्या थी? शॉकिंग थी। समझ में आया? ये था आपका ओनली का यूज, ओनली का पोजीशन कैसे हम लगाते हैं, कैसे एग्जाम में देखना है कि ओनली जो लगा है वो सही लगा गलत लगा है। एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए क्या आपको ये वाली स्लाइड अच्छे से समझ में आई, हाँ कि ना? फास्ट। सर क्लास रुक गई, क्लास बफर हो रही है?
अभी भी हो रहा क्या बफर? बफर हो रहा है। सबको क्लियर है भाई? हाँ, सब एक बार बताइए क्लियर है जो मैंने लिखवाया, जो मैंने करवाया अभी? क्लियर? क्लियर हो रहा है पोजीशन के बारे में? हाँ कि ना? ओके सर, क्लियर सर। ऐप पर चल रही है? हाँ भाई, ऐप पर ही चल रही है। बाकी सब बताइए जल्दी फटाफट, क्लियर है जो लिखा है सामने? किसी क्वेश्चन में डाउट है? अगर डाउट हो तो पूछिए फटाफट। क्लियर सर जी, अभी ठीक है, चलो। ऑल क्लियर भाई? चलिए, वाई इज इट बफरिंग? आई डोंट नो। अभी भी हो रहा है क्या बफर? बफर हो रहा है क्या अभी भी? क्लियर है? बफर हो रहा है अभी भी? नेट का इश्यू है क्या? 3 क्वेश्चन नहीं, थर्ड क्वेश्चन होगा भाई। ये ठीक है ना, क्योंकि जो ओनली है ये इफ से पहले लगा है, मतलब इफ को क्वालिफाई कर रहा है। इफ एक ऐसा वर्ड है जो कंडीशन को शो करता है, इफ का मतलब यदि। तो इसके बाद जो कंडीशन लिखी है असल में उसी को क्वालिफाई कर रहा है ना ये। तो ये बिल्कुल ठीक है, ओनली इफ। ओनली इफ अपने आप में एक पूरा फ्रेज बन जाता है, ओनली इफ यदि ऐसा हो, यदि सिर्फ तब यदि ऐसा हो, ये इसकी मीनिंग आती है, ठीक है। यानी कि रिसर्च वो शुरू करेंगे सिर्फ तब यदि ऐसा हो, कैसा हो, ऐसा हो, सिर्फ तब यदि, सिर्फ तब यदि ऐसा हो। तो यहां पर ओनली की पोजीशन ठीक है, ठीक है। अभी ठीक है? हाँ, चलो। अब जैसे ये लिखा है ही कैन इवन जंप अक्रॉस द गटर, सो व्हाई कांट यू? ही कैन इवन जंप, मैंने क्या बताया? इवन भी तो उसी कैटेगरी का है जिस कैटेगरी का ओनली है। बताया ना मैंने कि ओनली का भी वही यूज होता है जो इवन का होता है। यानी कि जिसको ये क्वालिफाई कर देगा उसके पहले लग जाएगा, हाँ कि ना? जिसको क्वालिफाई करेगा उसी के पहले लग रहा होगा, ठीक है। वेबसाइट पर नहीं चल रही, ऐप पर चल रही है। ठीक हो गया, आप तो बोल दिया मैंने। चलिए, ठीक है। देखिए, ही कैन इवन जंप अक्रॉस, यहां पर जो इवन है ये जंप के पहले लिखा हुआ है, मतलब जंप को ही क्वालिफाई कर देगा, क्योंकि जिसके पहले लिखा हो उसी को क्वालिफाई कर देगा। ही कैन इवन जंप अक्रॉस द गटर, कि वो जो है ना, इवन मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलता हूँ ना इवन राजेश, इवन राजेश कैन डू इट, यहां तक कि राजेश भी कर सकता है। ये तो इवन का मतलब होता है ना यहां तक कि, इवन, है ना। हम एग्जांपल लेके कई बार बोलते हैं ना, यार तेरे से ये नहीं हुआ, इवन ही कैन डू दिस, मतलब ये तो ये भी कर सकता है, यहां तक कि ये भी कर सकता है। ये समझ में आ रहा है? तो यहां तक की बोलते हैं ना हम लोग इवन, यहां तक की। तो वही है, मतलब वो तो भाई गटर के आर पार जंप भी, वो तो यहां तक कर सकता है कि गटर के आर पार जंप कर सकता है, मतलब इसके अलावा और भी कुछ कर सकता है। इवन जो है जंप के पहले लिखा है, अक्रॉस द गटर,
एक पार से दूसरी पार क्या कर सकता है, जंप कर सकता है। ही कैन इवन जंप, भाई वो तो जंप भी कर सकता है। ही कैन इवन जंप, भाई वो जंप भी कर सकता है अक्रॉस द गटर, गटर के आर पार। मतलब इसके अलावा भी कुछ है जो वो कर सकता है। इवन जंप का मतलब क्या है, जंप भी। समझ में आ रहा है? या फिर ये कह सकते हो यहां तक कि वो जंप कर सकता है, मतलब जंप के अलावा भी कुछ है जो कर सकता है, कि गटर के नीचे उतर सकता है, गटर पे लेट सकता है है ना, गटर के ऊपर सो सकता है, गटर के ऊपर बैठ सकता है, यहां तक कि, अब मैंने बोला यहां तक कि उसको पार भी कर सकता है। तो इवन जो जंप के पहले लिखा है तो यही मतलब हुआ कि यहां तक उसको पार भी कर सकता है, मतलब करने को और भी कुछ कर सकता है, और यहां तक कि पार भी कर सकता है, और भी करता है लेकिन यहां तक कि पार भी कर सकता है। सो व्हाई कांट यू, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? क्या यहां पर मीनिंग जा रही है सही? अगर मैंने लिख दिया व्हाई कांट यू, तुम क्यों नहीं कर सकते, तो मैं यही कहना चाहूंगा ना कि भाई यहां तक कि वो भी कर सकता है जंप, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो मैं एक ही बंदे के कौन कौन से काम हो रहे वो नहीं बता रहा, कि वो बंदा ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, यहां तक कि जंप भी कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक गटर है, ठीक है, और इस गटर को जंप अगर ये कर सकता है, भाई ये भी कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो यहां पर जो इवन है इसका प्लेस आना चाहिए ही से पहले, तो यहां पर क्या बोलेंगे, इवन ही। अब पढ़ो इसको, पढ़ो इसको, इवन ही कैन जंप अक्रॉस द गटर, इवन ही कैन जंप, यहां तक कि ये जो है ना ये भी जंप कर सकता है, गटर को क्रॉस कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? अब मीनिंग बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। मैंने एक बंदे का एग्जांपल लेके बोला कि भाई यहां तक कि ये भी कर सकता है, जंप करके क्रॉस कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकते? तो इवन जो है उसका पोजीशन क्या दे रखा था, गलत दे रखा था, कि ही कैन, इवन ही कैन जंप अक्रॉस द गटर, इवन ही कैन जंप मतलब यहां तक कि ये भी जंप कर सकता है, ठीक है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते फिर? नॉट ओनली दे स्नैच्ड हिज मनी बट ऑल्सो बीट हिम। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो वैसे तो एडवर्ब का पार्ट नहीं है, कंजंक्शन का पार्ट है ये, लेकिन मैं यहां पर आपको समझा देता हूं क्योंकि यहां पर ओनली की बात की जा रही है, और ये बड़ी प्यारी चीज है। अगर आप इसको यहां पर समझ गए, नॉट ओनली बट ऑल्सो का पूरा पेयर होता है, अगर आप इसको समझ गए तो भैया मजा आ जाएगा, है ना, आपको भी मजा आ जाएगा, समझ के मजा आ जाएगा आपको भी, और मुझे मजा आ जाएगा समझा के, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो हिंदी क्या होती है इसकी, जैसे मैंने लिखा नॉट ओनली दे स्नैच्ड हिज मनी बट ऑल्सो बीट हिम, ना केवल उन्होंने, देखो नॉट ओनली, ओनली जो है दे के पहले लिखा है तो मतलब दे को क्वालिफाई कर रहा है, बताया ना मैंने अभी। नॉट ओनली दे स्नैच्ड हिज मनी, ना केवल उन्होंने उसके पैसे छीने, तो अगर मैं ना केवल से, अगर मैं ओनली से उन्होंने को लिमिट कर रहा हूं, तो उन्होंने को लिमिट करने का मतलब कि उसकी पॉसिबिलिटी और भी है, कि मतलब वो भी छीन सकते थे, वो भी छीन सकते थे, वो भी छीन सकते थे, लेकिन मैंने क्या बोला, सिर्फ उन्होंने छीने। यहां पर तो ये मतलब निकल रहा ना कि नॉट ओनली दे स्नैच्ड, ना केवल उन्होंने छीने। अब अगर मैं बल्कि बोलूं आगे, भाई ना केवल बल्कि, इसकी मीनिंग होती है ना केवल, नॉट ओनली मतलब ना केवल बल्कि, ना केवल और बल्कि जब मैं बोलता हूं तो चीजें मैच होनी चाहिए ना, जैसे ना केवल, अगर मैं बोल रहा हूं ना केवल उन्होंने छीने बल्कि, तो बल्कि की बात क्या होना चाहिए, उन्होंने भी छीने, ना केवल उन्होंने छीने बल्कि उन्होंने भी छीने, यही मतलब होना चाहिए, क्योंकि ना केवल के बाद क्या है, दे है, तो यानी कि मैं लिमिट कर रहा हूं, देखो कि ना केवल उन्होंने बल्कि, तो बल्कि के बाद क्या आना चाहिए, उन्होंने भी, ऐसे ही कुछ होना चाहिए ना, अगर आप मीनिंग पे जाते हो। यहां पर देखो नॉट ओनली दे स्नैच्ड हिज मनी, ना केवल उन्होंने उसके पैसे छीने बट ऑल्सो बीट हिम, बल्कि उसको मारा भी, क्या ये मैच हुआ? ना केवल उन्होंने उसके पैसे छीने बल्कि मारा भी। अगर मैं बोल रहा हूं ना केवल उन्होंने छीने, तो बल्कि के बाद कुछ ऐसा होना चाहिए ना, बल्कि उन्होंने भी छीने, क्योंकि दोनों जो है ना एक जैसी चीजों को जोड़ते हैं। आप इसको दूसरी लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर सकते हो, अभी तक मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा था।
क्लास रुक रही है भाई। कहाँ पे रुक रही है? वेबसाइट पे रुक रही है या एप्लीकेशन पे रुक रही है? कहाँ पे रुक रही है क्लास? एक बार क्लियर कर दो, वेबसाइट पे रुक रही है या फिर एप्लीकेशन पे? ये बफर का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है भाई? एक बार जल्दी से देख लो इधर। क्योंकि मेरे यहां से तो ओके, इंटरनेट भी ठीक है। मेरे यहां से बिल्कुल ओके है, इंटरनेट भी बिल्कुल ठीक है। अभी भी हो रहा है क्या भाई? बफर हो रहा है क्या? एप्लीकेशन पर हो रहा है? एक मिनट में चेक करवाता हूँ। बताओ भाई। हो रहा है भाई क्लास का, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रहा है ये। इंटरनेट तो ठीक है। अभी ठीक है क्या? एक बार बताइए जल्दी से मुझे। हाँ, ऐप पर भी है सर। अभी ठीक है क्या? एक बार बता दीजिए। ओके चलो ठीक है। ठीक है ठीक है चलो। चलिए, नॉट ओनली के बारे में मैंने क्या बताया कि नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है, अगर इन दोनों का आप यूज करते हो, इन कंजंक्शन का पेयर है बेसिकली, तो ये एक जैसी चीजों की ही क्वालिफाई करते हैं दोनों। जैसे नॉट ओनली अगर सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है तो बट ऑल्सो भी सब्जेक्ट को ही करेगा, है ना? जैसे अगर मैं ये बोलूं कि ना केवल मैंने उससे बात की बल्कि उसको मारा भी, तो गलत है ना ये। अगर मैं बोल रहा हूं ना केवल मैंने, तो यानी कि अगर मैं अपने आप को नॉट ओनली से क्वालिफाई कर रहा हूं तो इसका मतलब बट ऑल्सो के बाद भी मेरे जैसा कोई और दूसरा सब्जेक्ट होना चाहिए। ना केवल मैंने उससे बात की बल्कि कल्पना ने भी की। तो बल्कि के बाद अगर नॉट ओनली के बाद एक सब्जेक्ट हूं मैं, ना केवल मैंने बात की बल्कि, तो बल्कि के बाद भी एक सब्जेक्ट ही होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए। ऐसी नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद वर्ब होना चाहिए। जैसे कि मैंने ना केवल उसको समझाया, मैंने ना केवल उसको समझाया। क्लियर है? चलो अब ध्यान दो भाई, अब ठीक है। अब कमेंट बंद करो, अब ध्यान दो क्लास पे। ठीक है चलो डन, हाँ ठीक है चलो। मैंने उसे ना केवल समझाया बल्कि डांटा भी। मैंने मैंने उसे ना केवल समझाया। अब ना केवल के बाद क्या है? समझाया, यानी कि काम है, तो बल्कि के बाद भी काम होना चाहिए। मैंने उसे ना केवल समझाया बल्कि डांटा भी। समझ में आ रहा है? तो नॉट ओनली के बाद अगर सब्जेक्ट है तो बट ऑल्सो के बाद भी सब्जेक्ट, नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब, यानी कि एक जैसे को ही क्वालिफाई करता है। नॉट ओनली अगर सब्जेक्ट को क्वालिफाई करेगा तो बट ऑल्सो भी सब्जेक्ट को करेगा। ठीक है? जैसे नॉट ओनली दे, अब यहां पर नॉट ओनली के बाद दे यानी कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहां पर ये, क्योंकि यहां पर ये वर्ब है। वो किसका काम है? इसी का काम है ये, यानी कि सब्जेक्ट है। नॉट ओनली के बाद अगर सब्जेक्ट है तो बट ऑल्सो के बाद भी सब्जेक्ट होना चाहिए भाई, हाँ कि ना?
लेकिन बट ऑल्सो के बाद तो सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट अलग से तो लिखूंगा नहीं ना मैं, सब्जेक्ट में अलग से तो ऐड नहीं करूंगा ना। तो एक काम करो ना, आपने इसके बाद देखा सब्जेक्ट है, तो एक काम करो देख लो इसके बाद क्या है। भाई इसके बाद तो कोई स्कोप ही नहीं है लगाने का, लेकिन इसको तो मैं आगे पीछे कर सकता हूं ना। अब जैसे देखो यहाँ पर बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा है, बीट। पहले तो आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर कोई दूसरा सब्जेक्ट आपको नजर आता है। नॉट ओनली दे स्नैच्ड हिज मनी, ना केवल उन्होंने उसके पैसे छीने बल्कि मारा भी उसको, ये भी ऑब्जेक्ट है। क्या कोई दूसरा सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है? अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो बट ऑल्सो के बाद क्या लिखूं मैं? कुछ नहीं लिख पाऊंगा। तो एक काम करते हैं ना, हम देख लेते हैं बट ऑल्सो के बाद क्या है, एक वर्ब है। बट ऑल्सो के बाद क्या है, एक वर्ब है। तो मैं ये तो कर सकता हूं ना कि यहाँ पर जो वर्ब है, मैं काम कर सकता हूं ना, नॉट ओनली को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा, यानी कि दे को मैं यहाँ कर दूंगा और जो नॉट ओनली है वर्ब से पहले आ जाएगा, दे नॉट ओनली स्नैच्ड, इस तरीके से कर दूंगा, स्नैच्ड हिज मनी। अब जरा बताना देख के कैसा लग रहा है ये, बट ऑल्सो बीट हिम, बट ऑल्सो बीट हिम। अब देखो क्या बिल्कुल अच्छा सा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। देखो नॉट ओनली के बाद में क्या है, एक वर्ब है, हाँ कि ना। तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या है, वर्ब है, बट ऑल्सो के बाद भी क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब बिल्कुल एक सेंस दे रहा है, समझ में आ रहा है। दे नॉट ओनली स्नैच्ड हिज मनी, उन्होंने ना केवल छीन लिए उसके पैसे, उन्होंने ना केवल उसके पैसे छीने बल्कि उसको मारा भी, बल्कि उसको मारा भी। उन्होंने केवल छीने ही नहीं बल्कि मारा भी, समझ में आ रहा है। तो नॉट ओनली के बाद अगर एक काम है तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या है, काम है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में चीज आपको याद रखनी होती है, समझ में आया। अब जैसे मैं लिख दूं नॉट ओनली हिज फादर स्कोल्डेड हिम बट ऑल्सो बीट हिम। बताओ जरा क्या ये ठीक है? नॉट ओनली हिज फादर स्कोल्डेड हिम बट ऑल्सो बीट हिम, नॉट ओनली हिज फादर स्कोल्डेड हिम बट ऑल्सो बीट हिम। यहां पर नॉट ओनली के बाद क्या है, हिज फादर क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ये वर्ब है, ये काम है फादर का। तो अगर नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट है तो बट ऑल्सो के बाद भी सब्जेक्ट होना चाहिए, है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो फिर से वही काम करेंगे, क्या कोई दूसरा सब्जेक्ट है? आप कहोगे सर नहीं है, तो इसके बाद तो सब्जेक्ट लगाना पॉसिबल है नहीं। तो एक काम करो, इसके बाद क्या है, वर्ब है, इसके बाद क्या है, वर्ब है ना। तो हम एक काम करते हैं ना, नॉट ओनली को भी वर्ब से पहले शिफ्ट कर देते हैं। अगर बट ऑल्सो वर्ब से पहले है तो नॉट ओनली भी वर्ब से पहले आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर क्या ये गलत है, क्योंकि मीनिंग क्या बन रही, नॉट ओनली हिज फादर स्कोल्डेड हिम, ना केवल उसके पापा ने उसे डांटा। तो बल्कि के बाद एक दूसरा इंसान होता ना, ना केवल उसके पापा ने उसको डांटा बल्कि मम्मी ने भी डांटा, ऐसा कुछ होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर नॉट ओनली हिज फादर स्कोल्डेड हिम बट ऑल्सो बीट हिम, तो पूरी मीनिंग ही चेंज हो गई ना, कुछ मीनिंग नहीं आ रही। सही करने के लिए क्या करेंगे, हिज फादर नॉट ओनली स्कोल्डेड, अब ये ठीक है, ना केवल डांटा, ना केवल डांटा बट ऑल्सो बीट हिम, बट ऑल्सो बीट हिम, ठीक है। ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। समझ में आया। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो जब आप यूज करो सेंटेंस में तो बहुत ध्यान से करना कि दोनों एक जैसी चीजों को ही क्वालिफाई करेंगे, या तो दोनों सब्जेक्ट को, या दोनों वर्ब को, या दोनों ऑब्जेक्ट को। ऑल क्लियर, समझ में आया भाई? आगे बढ़े, चलो। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखो पहला आपने पढ़ा पोजीशन ऑफ एडवर्ब के अंदर ओनली, इवन, इन सब के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। किसके बारे में पढ़ा, ओनली के बारे में पढ़ा, इवन के बारे में पढ़ा, ऑल्सो के बारे में पढ़ा, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में पढ़ा, पढ़ा ना आपने। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपको बताया था मैंने एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर हम कई बार इसको क्या बोल देते हैं, नंबर। क्या बोल देते हैं इसको हम कई बार, नंबर। यानी कि ये बताता है काम के होने की संख्या या बारंबारता, कि कोई काम कितनी बार हो रहा है ना, हमेशा हो रहा है या रुक रुक कर हो रहा है या कभी कभी हो रहा है। मैंने बताया था ना फ्रीक्वेंसी ऐसी भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी ऐसी भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी ऐसी भी हो सकती है, बताया था। और फ्रीक्वेंसी ब्लैंक भी हो सकती है, मतलब कभी नहीं, हमेशा, कभी कभी, बहुत मुश्किल से कभी कभी, या कभी नहीं। ये सब काम की फ्रीक्वेंसीज हैं, बताया था मैंने आपको, ठीक है। ऑलवेज, सेल्डम, स्केर्सली, रेयरली, याद आया कि नहीं आया? और इसके अलावा कुछ डेफिनेट भी होते हैं, जैसे मैं बोलूं ईयरली, मंथली, समझ में आ रहा है? ये भी तो फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि वो यहां मंथली आता है, वो यहां मंथली आता है, यानी कि हर महीने आता है, ये मतलब हुआ ना इसका। मंथली का मतलब क्या हुआ, मंथली का मतलब जो फिक्स है कि हर महीने होगा। ईयरली का मतलब क्या हुआ, जो हर साल होगा, हर एक साल पे होगा, है ना। वीकली का मतलब क्या हुआ, जो हर एक सप्ताह में होगा। तो ये भी तो काम की बारंबारता कोई दिखा रहा है, काम के नंबर कोई दिखा रहा है,
कि काम कितनी बार हो रहा है या कितनी बार हुआ है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी वाले जो एडवर्ब्स होते हैं उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, आप ये तो पढ़ चुके हो फ्रीक्वेंसी क्या है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं क्लासिफिकेशन में, है ना। लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे कि इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो इंडेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ, देखो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को मैं इंडेफिनेट और डेफिनेट दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। एक होता है इंडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक होता है डेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इंडेफिनेट मतलब जो अनिश्चित है, मतलब बारंबारता तो है लेकिन ये नहीं पता कि वो कितना है या कब कब है, कोई फिक्स्ड वो नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है इसके अंदर। एक होता है डेफिनेट, इसके अंदर फिक्स्ड टाइम लिमिट। जैसे इंडेफिनेट का मतलब हो गया सेल्डम, सेल्डम का मतलब क्या होता है कभी कभार, है ना। ऑफन का मतलब क्या होता है अक्सर, ऑलवेज का मतलब हमेशा। अब मेरे लिए जो अक्सर है वो अलग हो सकता है, किसी और के लिए अलग हो सकता है। जैसे मान लो मैं एक पार्क है, हफ्ते में वहां पर 2 दिन जा रहा हूं या 3 दिन जा रहा हूं, और किसी ने मुझसे पूछा कि भाई यहाँ रोज आते हो, मैंने बोला हाँ मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। तो मेरे लिए जो अक्सर है वो क्या है, हफ्ते में 3 दिन। अब मान लो एक बंदा है और वो हफ्ते में 5 दिन जाता है, हफ्ते में 5 दिन जाता है, 7 दिन में से 5 दिन जाता है। उससे भी किसी ने पूछा रोज आते हो, बोल रहा हाँ मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। उसके लिए जो अक्सर है वो 5 दिन है। तो अक्सर जो है ये जो ऑफन है या ऑलवेज है। अब जैसे मान लो मैं हफ्ते में 6 दिन गया तो मैं बोल दूंगा हाँ मैं तो हमेशा यहाँ आता हूँ, और कोई 5 दिन गया उसने भी बोल दिया मैं तो हमेशा यहाँ आता हूँ। तो मेरे लिए हमेशा अलग है, उसके लिए हमेशा अलग है, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब यही कि जितने भी ये दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे अपने आप में क्या है, इंडेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, क्योंकि सबके लिए इसका मतलब अलग अलग हो सकता है, कोई फिक्स्ड टाइम लिमिट इसके अंदर नहीं है। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। कौन सी स्पेलिंग नहीं आई भाई समझ में है, कौन सी स्पेलिंग ना आई समझ में, ये नहीं आया, दे नॉट ओनली स्नैच्ड SNATCHED हिज मनी बट ऑल्सो बीट हिम, इसमें क्या समझ नहीं आया भाई, इतना क्लियर तो लिखा है। हाँ बीट थोड़ा सा सही हो सकता था, लो कर दिया, क्या समझ नहीं आया बताओ। अब क्या बच्चों की तरह बना बना के लिखूं, है इतना टाइम लगता है आपको, इतना टाइम है क्लास में कि मैं ऐसे धीरे 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 बना बना के लिखूं। और किसी को लगता है क्या कि स्पेलिंग मतलब स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है, ऐसा कुछ है भाई, बताइए। देख लो इधर, इंडेफिनेट मैंने बताया, जो अनिश्चित है, मतलब हर किसी के लिए इनकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है ना। सेल्डम मतलब कभी कभार, जैसे महीने में मैं कहीं 4 बार जा रहा हूँ, मैं बोलूँ हाँ मैं कभी कभार आता हूँ, तो मेरे लिए कभी कभार 4 दिन है महीने में। कोई बंदा महीने में 10 बार जाता है तो बोलेगा हाँ कभी कभार जाता हूँ मैं, तो उसके लिए कभी कभार का मतलब 10 दिन है। तो ये इंडेफिनेट होते हैं सारे, सेल्डम, रेयरली, ऑलवेज, नेवर, ऑफन एटसेट्रा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो इंडेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, यानी कि जिसने जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमेशा आते हैं आपके मेन वर्ब से पहले। लिखा है ना देखो प्लस मेन वर्ब, तो प्लस मेन वर्ब का मतलब है कि ये सारे आएंगे मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले, याद रख लोगे भाई। जो इंडेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं ये कहां पर आएगा, मेन वर्ब से पहले। फिर होता है डेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। डेफिनेट का मतलब होता है कि जो मेरे लिए वही तुम्हारे लिए। अगर मैं बोल रहा हूं वीकली, वीकली का मतलब सप्ताह में 1 दिन। अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई चीज सप्ताह में 1 दिन हो रही है तो मैं क्या बोलूंगा, वीकली है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। इसे वीकली टेस्ट बोलते हैं ना, वीकली टेस्ट का मतलब ऐसा टेस्ट जो वीक में एक बार हो रहा है। तो अगर वीकली, अगर मेरा हफ्ता में एक बार टेस्ट हो रहा है, सामने वाले का भी हफ्ता में एक बार टेस्ट हो रहा है, तो वीकली टेस्ट मेरा भी है, वीकली टेस्ट उसका भी है। समझ में आ रहा है। तो वीकली तो फिक्स्ड है कि भाई सप्ताह में एक बार, तो ये डेफिनेट हो गया। ऐसी मंथली का मतलब महीने में एक बार, ये तो दोनों के लिए सेम ही है, बदल तो सकता नहीं है। ऐसी ईयरली का मतलब साल में एक बार, डेली का मतलब जो उसके लिए डेली है वो मेरे लिए डेली है। अब मैं बोलूँ मैं डेली पार्क जाता हूँ, तो डेली का मतलब डेली जा रहा हूँ, वो भी डेली जाता तो बोलेगा मैं डेली जा रहा हूँ, तो डेली का मतलब तो दोनों के लिए क्या है, एक जैसा है। तो इसको बोलते हैं डेफिनेट। तो जो डेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, ये आता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ये आता है सेंटेंस के एंड में। कहां पर आता है, सेंटेंस के एंड में, समझे मेरे भाई, सेंटेंस के एंड में, ठीक है। इसमें भी कुछ कुछ चेंजेस लेकिन आ सकते हैं जो मैं भी आपको बताऊंगा। आगे देखो, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ये 3 याद रख लो आप जो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ठीक है। ये 3 एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, ये क्या लिखा है, एट बोथ पोजीशंस, यानी कि ये मेन वर्ब के पहले भी आ सकते हैं और सेंटेंस के एंड में भी जा सकते हैं। क्या बोला मैंने, मेन वर्ब के पहले भी आ सकते हैं और सेंटेंस के एंड में भी जा सकते हैं, दोनों ही पोजीशंस पर ये आ सकते हैं। इतना समझ में आ गया भाई आपको
कि जो इंडेफिनेट वाले हैं वो आपका आएगा मेन वर्ब से पहले, ठीक है, और जो डेफिनेट वाला है वो आपका आएगा सेंटेंस के एंड में, और ये जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपका आएगा दोनों पोजीशंस पे, मतलब मेन वर्ब से पहले भी आ सकता है और सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है। ऑल क्लियर भाई? एग्जाम्पल देख लो, ही नेवर हेल्प्स मी, ही नेवर हेल्प्स मी, ये जो नेवर है ये क्या है, डेफिनेट है या इंडेफिनेट है? तो आपको कहोगे सर इंडेफिनेट है, नेवर जो है इंडेफिनेट की कैटेगरी में आता है, ध्यान रखना, देखो लिखा है ना यहाँ पर। अब आप कहोगे सर इंडेफिनेट कैसे हो गया, क्योंकि नेवर का मतलब कभी नहीं, तो मेरे लिए कभी नहीं, सामने वाले के लिए भी कभी नहीं, तो ये तो निश्चित है, निश्चित नहीं है ये, आपको लग रहा है निश्चित है लेकिन निश्चित नहीं है। जैसे मान लो सिंपल सी चीज मैं आपको समझाता हूं, मान लो मैं महीने में एक बार कहीं जाता हूं और कोई मुझसे पूछ रहा भाई जाते हो, अरे भाई मैं नहीं जाता, मैं कभी नहीं जाता वहां, हालांकि मैं एक बार गया हूं लेकिन फिर भी मैं बोल सकता हूं ना कभी नहीं जाता। और कोई बंदा जो सच में नहीं जाता कभी, तो वो क्या बोल देगा, मैं कभी नहीं जाता वहां। समझ में आ रहा है? तो नेवर जो है वो इंडेफिनेट में ही काउंट किया जाता है, तो इंडेफिनेट जो है वो कहां पर आता है, देखो मेन वर्ब से पहले, तो ये अपनी पोजीशन पर है, यानी कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बताया ना मैंने अभी कि जो इंडेफिनेट वाले फ्रीक्वेंसी वाले हैं वो सारे मेन वर्ब से क्या आते हैं, पहले आते हैं। ठीक है, आगे देखो, आई ऑलवेज सपोर्ट हिम, ये भी इंडेफिनेट है, अभी बताया मैंने इंडेफिनेट की कैटेगरी में आता है, तो ये भी कहां पर आएगा, मेन वर्ब से पहले, ये भी अपनी जगह पर ठीक है। दे ऑफन कम टू मीट में, ये भी इंडेफिनेट है, मेन वर्ब से पहले, ये भी ठीक है। बस पोजीशन इस तरीके से आपको याद रखना है। इसी तरीके से एग्जाम में पूछेगा, आपको दे देगा आई सपोर्ट हिम ऑलवेज, आपको एग्जाम में ऐसे दे देगा आई सपोर्ट हिम ऑलवेज, आई सपोर्ट हिम ऑलवेज, जो कि क्या हो जाता है, जो कि हो जाता है गलत। ठीक है भाई, आया समझ में? ऐसी दे देगा इसको, दे कम ऑफन टू मीट मी, दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी, देखो ऑलवेज इंडेफिनेट है ना, इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी वाला है, तो मेन वर्ब से पहले। ठीक है, आई टीच यू डेली, देखो डेली क्या है, ये डेली आपको पता है डेफिनेट है, क्योंकि डेली जो मेरा है वही सामने वाले का है। डेफिनेट कहां पर आता है, मैंने बताया भाई, देखो डेफिनेट वाला जो फ्रीक्वेंसी वाला है वो कहां पर आता है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के एंड में, सेंटेंस के एंड में, तो देखो एंड में है, आई टीच यू डेली। अगर आप मेन वर्ब से पहले लगाते आई डेली टीच यू तो गलत हो जाता। ठीक है, यू कैन कम टू मीट योर ग्रैंड मदर मंथली, ये भी डेफिनेट है ना, मंथली का मतलब महीने में एक बार, तो डेफिनेट वाला सेंटेंस के एंड में, तो यू कैन कम टू मीट योर ग्रैंड मदर मंथली। ठीक है, यू कैन मंथली कम होता तो गलत हो जाता। ऑल क्लियर? क्या आपको एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का पोजीशन समझ में आया? मैंने उसको स्प्लिट करके बताया कि डेफिनेट वाला कहाँ आएगा, इनडेफिनेट वाला कहाँ आएगा, और 3 मैंने बताया जो कहीं पर भी आ सकते हैं। ऑल क्लियर भाई? ऑल क्लियर? आज मैंने आपको बताया ओनली के बारे में, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में, इवन के बारे में, ऑल्सो के बारे में, ये सब बताया मैंने आपको। ठीक है, और साथ में मैंने आपको बताया एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में। कल हम बाकी के बारे में पढ़ेंगे, कल आपका पोजीशन ऑफ एडवर्ब जो है मैं कोशिश करूंगा कि खत्म हो जाए। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल एडवर्ब्स, जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंट डिफरेंट एडवर्ब्स के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल्स और साथ में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, उसके बाद आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस शीट। ठीक है, और पूरा होने के बाद जलवा देख लेना, जलवा मतलब कोई सी भी बुक उठा लेना, कहीं से प्रैक्टिस शीट उठा लेना और करने की कोशिश करना है, एडवर्ब को देखना होता है कि नहीं होता है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है भाई, तो अच्छे से आप पढ़ाई करते रहो, तरक्की करते रहो, बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करो, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, मेहनत करो, जॉब लो, अच्छी जॉब लो, अच्छी रैंक मारो, घर के पास जॉब लो। ठीक है, और माँ बाप का नाम रोशन करो। मिलता हूँ मैं आपसे कल, तब तक आप अपना ध्यान रखिए भाई, चलिए गुड नाइट।